साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के न्यूज़ टुडे शीर्षक से जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस की सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 के बारे में, जिसे जारी किया गया है। तो देखिए, इसके जो प्रमुख इंडिकेटर्स हैं और क्या निष्कर्ष इस रिपोर्ट में आए हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोधित जन्म दर अर्थात क्रूड बर्थ रेट CBR के बारे में। तो यह होता क्या? तो यह एक साल में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की जो संख्या होती है उसे ही अशोधित जन्म दर या CBR कहते हैं। इसके लिए जो निष्कर्ष हैं वो है कि वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह कितना था? 19.7 था, और यह बिहार में अधिकतम 25.8 और केरल में न्यूनतम 13.5 थी। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक देश के CBR अर्थात अशोधित जन्म दर में 1.3 अंक की गिरावट आई है। ग्रामीण CBR में 1.3 अंक की गिरावट और शहरी CBR में 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। आगे देखते हैं अशोधित मृत्यु दर क्रूड डेथ रेट CDR के बारे में। तो ये क्या होता है? ये 6 माह में, ध्यान रखिएगा, अशोधित जन्म दर में एक साल में लिया जाता है, यहाँ पर अशोधित मृत्यु दर में 6 माह में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या है। वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह 6 थी, और यह छत्तीसगढ़ में अधिकतम 7.3 और दिल्ली में न्यूनतम 3.2 रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय CDR में 0.7 अंक की गिरावट आई है, महिला CDR में 0.6 अंक की, जबकि पुरुष CDR में 1.2 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगला है शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, IMR के बारे में। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या जो है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसके बारे में जो निष्कर्ष है, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 के 32 से कम होकर के 2019 में 30 हो गई, अर्थात 2 अंकों की गिरावट दर्शाई है यहाँ पे। यह मध्य प्रदेश में अधिकतम 46 है और केरल में न्यूनतम 6 है। अगला है 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर अर्थात U5MR। यह किसी वर्ष विशेष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की 5 साल की उम्र से पहले मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में इसमें 1 अंक की गिरावट देखी गई है। वर्ष 2018 में यह 36 था, अब यह 35 हो गया है। इसी अवधि के दौरान 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर जो है इसमें 1 अंक, और मतलब पुरुष वाले में 1 अंक की और महिला U5MR में 2 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। आगे बात करते हैं जन्म के समय लिंगानुपात की। तो प्रत्येक 1000 लड़कों के जन्म पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म के समय लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात कहलाती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016-18 के 899 से 5 अंक बढ़कर 2017-19 में यह 904 हो गई है। ध्यान रखिएगा, 5 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। यह केरल में सर्वाधिक 968 है, जबकि उत्तराखंड में न्यूनतम 848 है। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR के बारे में। तो यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या को दर्शाती है। पिछले 2 वर्षों अर्थात 2017 और 2018 में 2.2 पर स्थिर रहने के बाद कुल प्रजनन दर जो है वर्ष 2019 में घट करके 2.1 पर आ गई है। कुल प्रजनन दर बिहार में सर्वाधिक 3.1 दर्ज की गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, नाम फिर से सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम TFR अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 दर्ज की है। ठीक है, कुल 15 राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। देखिए, प्रतिस्थापन स्तर कहेंगे किसे? तो जब TFR जो है ये 2.1 पर आ जाए तो उसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रजनन दर जो होता है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल का आशय TFR के उस दर से है जिस पर जनसंख्या स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बारे में। तो देखिए, इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। SRS भारत में दशकीय जनगणना को छोड़कर जनसांख्यिकी डेटा का एकमात्र आधिकारिक स्रोत है। मतलब एक तो आपको जो दशकीय जनगणना होती है वहां से पता चलता है, और दूसरा आपको यहां से पता चलता है। SRS वस्तुतः राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर,
मृत्यु दर, प्रजनन दर आदि से संबंधित अन्य संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। आगे बात करते हैं वानिकी संबंधी पहल। फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR जारी की गई है। तो ये 13 नदियां कौन सी हैं, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इन 13 नदियों में से कौन सी नदी शामिल नहीं है या शामिल है। तो ये 13 नदियां जो हैं ये है आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो जो ऊपर की 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनको ले लीजिए। इसके बाद यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, लूनी नदी गुजरात राजस्थान में, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये 13 नदियां, यहां ध्यान रखिएगा इसमें आपकी गंगा नदी शामिल नहीं है। सामूहिक रूप से इन नदियों का बेसिन या अपवाह क्षेत्र जो है 18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57.45% है। 57.45% है। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR की विशेषताओं की बात करें तो इसमें इन 13 नदियों के साथ साथ इनकी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत इन नदियों के आसपास के भू परिदृश्य, लैंडस्केप्स अर्थात नदी परिदृश्य में वानिकी संबंधी पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ये वानिकी संबंधी पहल निम्नलिखित अलग अलग भू परिदृश्यों में किए जाएंगे। कौन कौन से? प्राकृतिक भू परिदृश्य, कृषि भू परिदृश्य और शहरी भू परिदृश्य। इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान रिज टू वैली अप्रोच, चोटी से घाटी दृष्टिकोण का पालन किया जाएगा। वृक्षारोपण से पहले मृदा और नमी संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। रिज टू वैली अप्रोच अर्थात चोटी से घाटी दृष्टिकोण का आशय या उद्देश्य क्या है? तो इसका आशय या उद्देश्य है उपलब्ध वर्षा के जल को रोकना, उसके प्रवाह को आवश्यकता अनुसार दिशा देना, उसे स्टोर करना और उपयोग करना। इसके तहत रिज या कटक के शीर्ष से लेकर घाटी तक जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार यह सतही अपवाह की मात्रा और जल के वेग दोनों को काफी हद तक कम करता है। इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से वन संरक्षण, वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र के पुनरुद्धार, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, नमी संरक्षण, आजीविका में सुधार, आय सृजन, इको टूरिज्म आदि पर बल दिया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति रिवर फ्रंट्स व इको पार्क्स को विकसित करके और जनता के बीच जागरूकता पैदा करके की जाएगी। इस परियोजना के महत्व की बात करें तो इस परियोजना से कई सारे लाभ प्राप्त होने की संभावना, जैसे कि देश में वातावरण में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन में कमी आएगी, जल स्तर का पुनर्भरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण में सहायक होगा, गैर काष्ठ वनोपज की प्राप्ति में सहायक होगा। देखिए, इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद या इंग्लिश में कहें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE देहरादून के द्वारा तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP को लागू करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोकसभा को सूचित किया गया है। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP लॉन्च किया गया था। ICAP इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 20 वर्ष का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है और सतत कूलिंग तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करता है। इसके जो प्रमुख लक्ष्य हैं यदि उनकी बात करें तो इसमें है वर्ष 2037-38, ध्यान रखिएगा ये टाइमलाइन याद रखिएगा, वर्ष 2037-38 तक सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मांग को 20 से 25% तक कम करना। 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट की मांग को 25 से 30% तक कम करना और वर्ष 2037-38 तक कूलिंग के लिए बिजली की आवश्यकता को 25 से 40% तक कम करना। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों को मान्यता देना तथा स्किल इंडिया मिशन के साथ समन्वय करते हुए वर्ष 2022-23 तक सर्विसिंग क्षेत्र के 1 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। देखिए, ICAP आपका इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के विषयगत या थीमेटिक क्षेत्रों को लागू करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जो उठाए गए कदम हो कौन से? पहला है सभी बड़े वाणिज्यिक अर्थात गैर आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड या ECBC और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता ECBCR लागू की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे एक
विभाग ने एक ऐसे रेफ्रिजरेंट के स्वदेशी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शोध परियोजना को वित्त पोषित किया है जो ग्लोबल वार्मिंग में कम से कम योगदान दे। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट के लिए सुरक्षा मानकों को विकसित करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 43,450 तकनीशियनों जो कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सर्विस से संबंधित हैं का कौशल विकास कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बात करते हैं, इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, PSLV सुने होंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे SSLV है, के लिए ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक स्थलीय परीक्षण किया है। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया गया है। ठोस बूस्टर चरण सॉलिड बूस्टर स्टेज के इस सफल परीक्षण ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात SSLV की पहली विकासात्मक उड़ान आरंभ करने का आत्मविश्वास दिया है। देखिए, इसरो आमतौर पर 2 सफल विकासात्मक उड़ानों के बाद किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपण के लिए तैयार यान घोषित करता है। अभी यहाँ पे पहली विकासात्मक उड़ान हुई है, अभी एक और बाकी है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के बारे में बात करें तो इसके सभी 3 चरणों में ठोस बूस्टर का उपयोग किया गया है। यह 500 किलोग्राम के उपग्रह को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित कर सकता है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को निम्न भूकक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह इसरो का 110 टन द्रव्यमान वाला सबसे छोटा प्रक्षेपण यान है। SSLV के लाभ की बात करें तो इसका टर्न अराउंड टाइम कम है, अर्थात इसे असंबल या एकीकृत करने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि अन्य यानों को असंबल करने में अभी 70 दिनों का समय लगता है। दूसरा, यह एक लागत प्रभावी यान है। इसकी लागत केवल 30 करोड़ रुपए के आसपास होगी। वहीं इसके लिए कम बुनियादी ढांचे और कम लोगों की आवश्यकता होती है। इसे 7 दिनों के भीतर 6 विशेषज्ञों वाली एक टीम द्वारा असंबल किया जा सकता है। PSLV और GSLV के विपरीत SSLV को लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से असंबल किया जा सकता है। यह नैनो, माइक्रो और लघु उपग्रह जैसे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? नैनो, माइक्रो और लघु उपग्रह के लिए। यहाँ चित्र में आपका दिखाया गया है, देखिए, प्रथम चरण ठोस मोटर, द्वितीय चरण ठोस मोटर और आपका वहाँ ऊपर क्या है, तृतीय चरण ठोस मोटर। आगे बात कर लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह ग्राहकों के उपग्रहों के लिए, मतलब जो देश अपने उपग्रह को प्रक्षेपित कराना चाहते हैं, तो यह ग्राहकों के उपग्रहों के लिए SSLV प्रक्षेपण से संबंधित एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी एकमात्र नोडल एजेंसी। इन सेवाओं में संविदात्मक तकनीकी, प्रोग्रामेटिक, प्रक्षेपण पूर्व, प्रक्षेपण के दौरान और प्रक्षेपण पश्चात गतिविधि से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए विनियामकीय रूपरेखा दिशा निर्देश 2022 RBI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शन 2022 जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित के तहत जारी किए गए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत इसको जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे। किसी पर लागू होंगे? पहला, भुगतान बैंकों अर्थात पेमेंट बैंक को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक जैसे कि पेमेंट बैंक होते हैं, इनको छोड़ करके सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC इसके तहत आएंगे। इन दिशा निर्देशों पर एक नज़र डालें तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरें बहुत अधिक या अनुचित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, NBFC MFI अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता को संशोधित करके कुल परिसंपत्ति का 75% कर दिया गया है। इससे पहले NBFC MFI के लिए अपनी कुल परिसंपत्ति का न्यूनतम 85% आहरक संपत्ति क्वालिफाइंग एसेट के रूप में रखना आवश्यक था। अब NBFC MFI की आहरक संपत्ति की परिभाषा को सूक्ष्म वित्त ऋण माइक्रो फाइनेंस लोन की परिभाषा के साथ जोड़ दिया गया है। प्रत्येक विनियमित संस्थान को सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी। सूक्ष्म वित्त ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दरें और अन्य प्रशुल्क शुल्क RBI की निगरानी के अधीन होंगे। सूक्ष्म वित्त ऋणों को समय से पहले भुगतान करने पर प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं वसूली जाएगी।
ऋणों के भुगतान में देरी की स्थिति में केवल बकाया राशि पर ही पेनाल्टी वसूली जाएगी, ना कि संपूर्ण राशि पर। अब बात करते हैं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस ये होते क्या हैं। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त, तो सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस एक प्रकार की वित्तीय सेवा है। इसके तहत गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का एक साधन है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रदान किए गए सभी जमानत मुक्त अर्थात कोलेट्रल फ्री ऋणों को सूक्ष्म वित्त ऋण माना जाएगा। कौन से लोग? जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक हो। अन्य चीज़ों की बात करते हैं। OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, या हिंदी में कहें तो यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन। तो भारत ने यूक्रेन संकट के मद्देनजर OSCE की भूमिका की सराहना की है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप की सराहना की है। अब OSCE के बारे में बात करें तो OSCE का उद्भव वर्ष 1975 में आयोजित यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप CSE से हुआ है। CSE की स्थापना पूर्व और पश्चिम, मतलब जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप है, पूर्व और पश्चिम के बीच वार्ता हेतु एक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये केवल यूरोप की बात नहीं हो रही है, जो पूर्वी देश हैं और पश्चिमी देश। इसके तहत सुरक्षा संबंधित एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसमें राजनीतिक और सैन्य, आर्थिक और पर्यावरणीय तथा मानवीय पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसमें 3 महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के 57 देश भागीदार हैं, और ध्यान रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है। आगे बात करते हैं 11वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLF अर्थात पीरियड लेवल फोर्स सर्वे का तिमाही बुलेटिन जो है अप्रैल से जून 2021 का ये जारी किया गया है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2021 में घट करके 12.6% हो गई है। यह पिछले वर्ष के इसी अवधि में 20.8% थी। जो PLFS है, पीरियड लेवल फोर्स सर्वे, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी। इसकी शुरुआत नियमित रूप से श्रम बल से संबंधित डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, PLFS की शुरुआत कब होती है? वर्ष 2017 में। PLFS का उद्देश्य क्या है, अर्थात आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लिए, किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह की अल्पकालिक अवधि में रोजगार और बेरोजगारी संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना है। यह अनुमान केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति अर्थात करंट वीकली स्टेटस CWS के आधार पर लगाया जाता है। वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति अर्थात यूजुअल स्टेटस और CWS वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान लगाना इसके उद्देश्यों में शामिल है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN के बारे में बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि शासन सुधारों लैंड गवर्नेंस रिफॉर्म पर एक ई-बुक जारी की है। यह ई-बुक जो है ULPIN अर्थात यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS आदि से संबंधित बजट में घोषित भूमि शासन सुधारों से संबंधित है। ULPIN की बात करें तो इसे भूमि के लिए आधार संख्या भी कहा जाता है। यह एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। इसके तहत सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक भूखंड को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकना है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में जहां भूमि संबंधी ज़्यादातर रिकॉर्ड पुराने और विवादित हैं। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS जो है यह राज्य की संपत्ति पंजीकरण कानूनों के अनुसार अनुकूलन में सक्षम एक नागरिक केंद्रित सॉफ्टवेयर है। इसे ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण, प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने आदि के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु डिजाइन किया गया है। आगे बात करते हैं बाल भवन के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि प्रत्येक राज्य को मौजूदा बाल भवन को मजबूत करने या नए बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल भवन की बात करें तो यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसके तहत घुलने मिलने, प्रयोग करने, कुछ बनाने और परफॉर्म करने के लिए अलग अलग गतिविधियों, अवसरों, साझे मंच की सहायता से बच्चों की रचनात्मकता या रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 1956 से ही यह लिंग वर्ग जाति आदि से परे
बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना को पोषित करने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना कब होती है? 1956 में। यह सभी संबद्ध बाल भवनों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं निवल शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन के बारे में। तो मुंबई शहर ने वर्ष 2050 तक, ध्यान रखिएगा, मुंबई शहर ने वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह का समय सीमा निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया है। इस योजना के तहत आवास में निवेश, सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण, बाढ़ के प्रकोप को सहने में सक्षम ड्रेनेज प्रणाली, रूफटॉप सौर क्षमता आदि जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाया जाएगा। निवल शून्य उत्सर्जन के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वायुमंडल में पहुंचने वाली ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने वाली मात्रा से संतुलित कर दिया जाता है। भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की। ध्यान रखिएगा, भारत का जो अपना है वो वर्ष 2070 तक है, जबकि जो मुंबई ने खुद के लिए घोषित किया वो 2050 तक। आगे चलते हैं मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी घाटी से सटे पूर्वी हिमालय की आदि पहाड़ियों में स्थित। ध्यान रखिएगा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यह दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्वी भाग है। इसका निर्माण वर्ष 1986 में किया गया था। इसका मौलिंग नामक शिखर पर पड़ा है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन तथा ऊपरी भाग पर आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले और समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ प्राणियों की बात करें, फौना की, तो यहाँ लाल पांडा, हिरण, हुलाक गिबन्स, बाघ, जंगली भैंस, तेंदुआ, हाथी, हॉग डियर, बार्किंग डियर, चेस्टनट ब्रेस्टेड हिल पार्टिज, ग्रेटर स्पाइडेड ईगल आदि पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक आर्द्र है और बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ कोई सुपरिभाषित शुष्क मौसम नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं साफिस के बारे में। साफिस ही कहेंगे। तो कर्नाटक में मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक अत्यंत दुर्लभ और क्रिटिकली एंडेंजर्ड साफिस पकड़ा गया है। साफिस का सिर और शरीर लंबा व चपटा होता है। इनके नाक के आगे उभरा हुआ एक लंबा भाग होता है जो शार्क के उभरे हुए भाग की तरह होता है। इनके पंक्तिबद्ध दांत एक आरी की तरह दिखाई देते हैं। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये विश्व के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उथले जल में रहने वाले जीव हैं। ये गहराई में भी पाए जाते हैं। साफिस जो है ओबो बीबी पेरस मछलियाँ। तो ध्यान रखिएगा कि ओबो बीबी पेरस होता क्या है। तो इसका अर्थ है कि यह निषेचित अंडे मादा साफिस के भीतर विकसित होते हैं, जिसके बाद युवा साफिस जन्म लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चे देते हैं अंडे से ही, परंतु अंडे इनके पेट में ही या शरीर में निषेचित हो जाते हैं और फिर जब वो उससे बच्चे निकल जाते हैं तो वो बच्चे के रूप में बाहर आते हैं। संरक्षण स्थिति की बात करें तो कई प्रकार के आपके साफिस हैं, जैसे लार्ज टूथ साफिस ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ड्वार्फ साफिस एंडेंजर्ड है, ग्रीन साफिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्मॉल टूथ साफिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नैरो साफिस एंडेंजर्ड है। तो ड्वार्फ साफिस और नैरो साफिस एंडेंजर्ड है और सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आगे बात करते हैं फूलदेई के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, फूलदेई प्रतिवर्ष उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ध्यान रखिए कहाँ संबंधित त्यौहार है, तो ये उत्तराखंड का त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष फूलों के मौसम जो कि मार्च से अप्रैल में होता है में नए साल और बसंतोत्सव का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में बच्चे, विशेष रूप से युवा लड़कियाँ, स्थानीय देवताओं को चढ़ाने ताजे फूल लेने के लिए खेतों, जंगलों और बगीचों में जाती हैं। इस उत्सव में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति, विशेष रूप से स्थानीय फूलों और पेड़ों के प्रति स्नेह और सुरक्षा की भावना निहित है। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे मीना स्वामीनाथन की। तो हाल ही में शिक्षाविद मीना स्वामीनाथन का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। वह कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की पत्नी रही हैं, जो भारत में हरित क्रांति की जनक माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन उनकी पत्नी रही हैं और वह MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की एमिरेट्स ट्रस्टी रही हैं। प्रमुख योगदान की बात करें तो देखिए, उन्होंने तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम की ICDS की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। वह मोबाइल क्रेज के संस्थापकों में से एक थी। वह सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज की संस्थापक सदस्य थी। वह बचपन की देखभाल और शिक्षा पर यूनेस्को और यूनिसेफ से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार थी। इनके व्यक्तिगत मूल्य में देखें तो सामाजिक कल्याण, लैंगिक समानता इत्यादि इनके व्यक्तिगत मूल्य रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।